नमस्कार, मैं संदीप भट्ट नई सुबह के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे मनपसंद कार्यक्रम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। वैसे ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अपने आप को व्यस्त रखने का सबसे बेहतर तरीका होता है कुछ लॉजिकल गेम्स खेलना या फिर कोई ऐसी किताब पढ़ना जो एंटरटेन करने के साथ साथ हमारी नॉलेज को भी बढ़ाए। और अब जिस शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हर मायने में आम से कई गुना खास इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमेशा कुछ अलग करने की सोची। आज ही के दिन इंग्लैंड में वर्ष 1832 में जन्म हुआ था फेमस इंग्लिश राइटर, मैथमेटिशियन और फोटोग्राफर चार्ल्स लुटविज डॉक्सन का, जिन्हें ज्यादातर लोग लुइस कैरल के नाम से भी जानते हैं। डॉक्सन की खास बात ये थी कि उन्होंने बचपन से ही अपने आसपास के बच्चों का मनोरंजन करने के लिए तरह तरह के लॉजिकल गेम लिखना और उन्हें तैयार करना शुरू कर दिया था। ऐसा करने की प्रेरणा उन्हें अपने आसपास के माहौल से मिली। दरअसल वो जिस जगह पर रहते थे वहां उनके मनोरंजन के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ऐसे में उन्होंने खुद से ही लॉजिकल गेम्स बनाने शुरू कर दिए और उनके प्रभावों को देखते हुए ही 20 वर्ष की आयु में इन्हें क्राइस्ट चर्च की तरफ से स्टूडेंटशिप दी गई, जिसके बाद इन्हें गणित का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। कहते हैं कि बचपन में डॉक्सन को साफ बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी लगातार अपनी कोशिशों से इन्होंने अच्छा बोलने में महारत हासिल की। वैसे उन्होंने ये जीत सिर्फ अपनी आवाज को पाने में ही नहीं बल्कि अपने हुनर की आजमाइश करके हर बार साबित की है। गणित में अपने तेज दिमाग के कारण ही इन्होंने बचपन में बहुत से अवार्ड्स हासिल किए और लोगों तक अपनी प्रतिभा पहुंचाने में कामयाब रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक वर्ष 48 के करीब वो कुछ बीमार रहने लगे और उन्हें एक कान से सुनने में दिक्कतें आने लगी। इस वजह से ही डॉक्सन ने आगे की पढ़ाई अपने पिता की मदद से ही पूरी की। डॉक्सन को अपनी शारीरिक कमियों से कोई तकलीफ इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था। इसी के चलते वर्ष 1852 में इन्हें स्टूडेंटशिप से नवाजा गया और फिर मास्टर ऑफ द हाउस से। अपनी उम्र के इस शुरुआती पड़ाव पर जहां ज्यादातर लोग हम उम्र का साथ पसंद करते हैं, डॉक्सन को बच्चों के साथ रहना और उनके बीच वक्त गुजारना बेहद पसंद था। शायद इसीलिए ऐसा माना जाता है कि बच्चों से अपने प्रेम के कारण ही वो आज भी उनके फेमस राइटर्स में से एक हैं। डॉक्सन की सबसे फेमस किताब एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड भी बच्चों से उनके प्रेम को दर्शाती है, जिसे उन्होंने अपने मित्र के बच्चों पर लिखा था। अक्सर डॉक्सन एलिस और दूसरे बच्चों के साथ पिकनिक पर जाते और उन्हें कहानियां सुनाते। बस फिर पिकनिक के यही खास पल उन्होंने अपने जादुई शब्दों के जरिए किताब में कैद करने शुरू कर दिए। एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड नाम की ये पुस्तक वर्ष 1865 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश खराब प्रिंटिंग की वजह से इसकी सिर्फ 21 कॉपियां ही 19वीं सदी की फेमस किताबों के तौर पर बच पाईं। वर्ष 1866 में क्रिसमस के मौके पर इस किताब को दोबारा से रिलीज किया गया और फिर इसकी सफलता को देखते हुए ही डॉक्सन ने बहुत जल्द इसके सीक्वल को लाने का ऐलान कर दिया। अब ऐलान किया था तो काम भी पूरा करना ही था। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया और 1872 तक थ्रू द लुकिंग ग्लास एंड व्हाट एलिस फाउंड देयर को रिलीज कर दिया। इस पुस्तक को उनकी पहली पुस्तक से भी ज्यादा पसंद किया गया। इन दो बेहतरीन पुस्तकों के अलावा भी डॉक्सन ने बहुत सी कविताओं, लेखों आदि पर भी अपनी लेखनी चलाई, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी को पसंद किया गया तो वो थी उनकी कविता सॉलिट्यूड।
जिसे उन्होंने अपने निकनेम लुइस कैरल के नाम से लिखा था। I love the stillness of the wood. I love the music of the rill. I love to couch in pensive mood upon some silent hill. Scarce heard beneath yon arching trees, the silver-crested ripples pass, and like a mimic brook the breeze whispers among the grass. Here from the world I win release, nor scorn of men, nor footstep rude break in to mar the holy peace of this great solitude. वैसे ये सूडोनेम यानी छद्म नाम उनके नाम का ही लैटिन अनुवाद था, जिसे उन्होंने उल्टा करके इस्तेमाल किया। इसके बाद उनके लेखों और कविताओं के लिए इसी नए नाम का इस्तेमाल होने लगा। डॉक्सन ने अपनी लेटर राइटिंग को आकर्षक बनाने के लिए वर्ष 1889 में एक नई तकनीक विकसित की, जिसे द वंडरलैंड पोस्टेज स्टैंप केस के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने लिखने को आसान बनाने के लिए कई दूसरी डिवाइसेस भी तैयार की, जिनसे न सिर्फ उनको मदद मिली बल्कि हर किसी को आराम भी पहुंचा। आज भी लोग ये जानते हैं कि उन्होंने लिखने के साथ साथ फोटोग्राफी के काम को भी बखूबी अंजाम दिया है। अपनी फोटोग्राफी के तहत इन्होंने मशहूर चेहरों के बहुत से फोटोग्राफ्स बनाए। साथ ही बच्चों को हर रंग हर वेशभूषा में कैद करने की कोशिश भी इन्होंने बखूबी ही की है। इन सभी कामों में मशगूल होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों को एंटरटेन करने का हुनर कभी भी कम नहीं होने दिया। अपनी 66वीं सालगिरह से पहले ही ये इन्फ्लुएंजा की चपेट में आ गए और फिर इन्हें निमोनिया हो गया। लेकिन इस बार डॉक्सन की कला मौत से लड़ नहीं पाई और हमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आज 21वीं सदी में भी इतिहास ने चार्ल्स लुडविग डॉक्सन को हमारे बीच सहेजा हुआ है, जो कि अपने कामों से आने वाली कई सदियों तक याद किए जाएंगे। कुछ लोग खामोश होकर भी इतना कुछ कर जाते हैं कि वो भावी पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाते हैं, और कुछ वक्त रहते भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड में अब हम जिनकी बात कर रहे हैं वो एक ऐसे ही संगीतकार रहे हैं जिन्होंने अपने पिता के सानिध्य में ही अपनी कला को निखारा और लोगों को उनकी तारीफ करने के लिए बाध्य कर दिया। बात 18वीं सदी के उस दौर की है जब चारों तरफ लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे और उनके दरबार में संगीतकारों की धुनें मनोरंजन का साधन हुआ करती थीं। इसी दौरान 27 जनवरी वर्ष 1756 में ऑस्ट्रिया में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने मात्र 6 साल की उम्र से ही जनसभा में अपनी परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दिया था। इतनी छोटी उम्र के बावजूद संगीत और वाद्य यंत्रों पर उनकी पकड़ लोगों की वाहवाही के रूप में साफ नजर आती थी। ये नाम बहुत से लोग शायद जानते भी ना हो, लेकिन इतिहास आज भी इन्हें जिंदा किए हुए है और आगे भी रखेगा। हम बात कर रहे हैं वुल्फगैंग एमेडस मोजार्ट की। इन्होंने अपने पूरे जीवन में यूरोप और उसके आसपास के देशों की अनेक यात्राएं की और सोनाटाज, सिम्फनीज, कॉन्सर्टोज और ओपेराज जैसी बहुत सी शैलियों में नया संगीत तैयार किया। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि मोजार्ट के पिता से बड़ा उनका गुरु कोई भी हो नहीं सकता था। उनके पिता लियोपोल्ड खुद भी जाने माने संगीतकार और कॉन्सर्ट मास्टर थे। उन्होंने अपने बेटे मोजार्ट और अपनी बेटी दोनों को ही बचपन से संगीत की तालीम देना शुरू कर दिया था। जब उनके पिता उनकी बहन को संगीत सिखा रहे होते थे तो मोजार्ट ने उनकी नकल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बेहतर प्रदर्शन करने लगे। लियोपोल्ड ये देखकर काफी खुश हुए और इसीलिए उन्होंने दोनों बच्चों को अपने साथ कॉन्सर्ट में ले जाना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि मोजार्ट का वाद्य यंत्रों और संगीत पर कब्जा इतना गहरा है कि उसे टक्कर देना किसी के लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए वाद्य यंत्रों के साथ साथ दूसरे विषयों की तालीम भी दी।
अब तक मोजार्ट की बहन 11 साल की हो चुकी थी और खुद मोजार्ट 6 साल के थे। और ये सब देखकर उनके पिता ने दोनों बच्चों को अपनी यूरोप यात्राओं में साथ ले जाने का फैसला कर लिया ताकि वो सभी के सामने अपने हुनर को दिखा सकें। वैसे इन यात्राओं के दौरान कई दिनों तक इन्हें बाहर रहना पड़ता था और इसीलिए कई बार उन्हें खाने पीने की परेशानी भी होती थी, जिसका असर कुछ समय बाद नजर आया उनके स्वास्थ्य पर। उस दौरान इनकी फैमिली में सभी बुरी तरह से बीमार पड़े, जिससे उबरने के बाद वर्ष 1769 में 13 साल के मोजार्ट अपने पिता के साथ इटली के लिए रवाना हुए। ये यात्रा शेष यात्राओं से कुछ लंबी रही और इस दौरान उनके पिता ने मोजार्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों से वाकिफ करवाने की कोशिश की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके हुनर को जान सकें। मोजार्ट ने भी अपने पिता के सपने को पूरा किया और यहीं पर उन्होंने अपना नया ओपेरा मित्रिदेत री दी पोंतो लिखा। इसके अलावा इटली दौरों में उन्होंने 2 अन्य ओपेरा अस्कानियो इन एल्बा और लूसियो सिला लिखे। इसके बाद जब वो वापस लौटे तो नए आर्क बिशप ने उन्हें बहुत ही कम वेतन पर बतौर सहायक कॉन्सर्ट मास्टर नियुक्त किया। यही वो वक्त था जब मोजार्ट को अपनी कला में कई तरह के प्रयोग करने का मौका मिला और उन्होंने बहुत से नए सिम्फनीज, स्ट्रिंग क्वार्टेट्स, सोनाटा, सेरेनेड्स और नए ओपेरा भी तैयार किए। वायलिन के साथ परफॉर्म करना हमेशा ही मोजार्ट का पैशन रहा था, लेकिन वर्ष 1777 तक उन्होंने पियानो के साथ कॉन्सर्ट में भाग लेने की कला भी खुद में विकसित कर ली थी। इस वक्त उनकी उम्र 21 वर्ष की थी, लेकिन हुनर ऐसा कि सदियों में शायद किसी ने भी नहीं देखा था। इंसान अगर कुछ सीखना चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है और इस बात का मोजार्ट से बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता। मोजार्ट अब आर्क बिशप के दरबार से निकलकर अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें आज्ञा नहीं मिल रही थी। लेकिन अब कला का ये दीवाना भी रुकने वाला नहीं था। उन्होंने अपनी यात्राओं को पूरा किया और समस्त यूरोप व उससे बाहर अपना नाम कमाया। इस बीच नाम के साथ साथ मोजार्ट के पास पैसा भी आने लगा था, लेकिन तभी अपनी माँ और पत्नी के बीमार होने की खबर सुनकर इन्हें वापस साल्सबर्ग आना पड़ा। वर्ष 1779 में यहीं रहकर इन्होंने बहुत सी चर्च सीरीज तैयार की, लेकिन इसी बीच आर्क बिशप ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और उनके प्रदर्शन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया, जिस कारण कई बार इन्हें आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ा। वर्ष 1787 में किंग जोसेफ II ने मोजार्ट को अपना चैम्बर कंपोजर नियुक्त किया और इस तरह उनकी आर्थिक स्थिति फिर से बेहतर हो सकी। आगे भी मोजार्ट ने लगातार कुछ नया करने की कोशिश जारी रखी और 35 साल के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव का सामना किया, जिसके बाद 5 दिसंबर वर्ष 1791 में इनकी मौत की खबर ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। मौत के असली कारण तो पता नहीं चल सके, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह रिमेटिक फीवर रही थी, जिससे वो हमेशा ही परेशान रहते थे। वो भले ही अब नहीं थे, लेकिन मोजार्ट का नाम आज भी संगीत की दुनिया के अग्रणी लोगों में शामिल किया जाता है। उनके ओपेरा अभी भी संगीत विरासत है, जो आने वाली पीढ़ियों को कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अनोखी शख्सियत को आज उनकी जयंती पर हम सभी सलाम करते हैं। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में किस तरह लोगों ने अपना योगदान किया है। धर्म कोई भी रहा हो, उसके गौरव को बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। तरीका कोई भी रहा हो, लेकिन इन सभी का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की संस्कृति व संस्कारों की धरोहर को सुरक्षित रखना था। आज ही के दिन वर्ष 1782 में जन्म हुआ था एक ऐसे ही नायक का, जिन्होंने यूरोपीय शासकों की जमींदारी प्रथा का विरोध कर लोगों को एकजुट करने के कई सफल प्रयास किए। वो जमींदारी को खत्म करके आम लोगों को उनके अधिकार दिलाना चाहते थे और इसीलिए उन्हें सामाजिक उत्थान के सिपह सालार के रूप में देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं टीटू मीर की, जिनका वास्तविक नाम है सैयद मीर निसार अली। इनका जन्म पश्चिमी बंगाल के 24 परगना स्थित एक छोटे से गांव चंदपुर में हुआ था, जिसे कई बार लोग हैदरपुर के नाम से भी जानते हैं। उनके पूर्वज दिल्ली सम्राट के दरबार में मुख्य काजी के तौर पर नियुक्त थे और इस्लाम की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे।
मीर व सैयद नाम उन्हें सम्राट की ओर से सम्मान स्वरूप दिया गया था, जिसे आगे आने वाली पीढ़ियों ने विरासत के तौर पर धारण किया। मीर जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा पास के मदरसे से ही प्राप्त की। यहां इन्हें हाफिज कहा जाता था, जिसका मतलब यह है कि इन्हें 3 भाषाओं का ज्ञान था, बांग्ला, अरबी और फारसी। उन्हें इस्लाम धर्म, दर्शन आदि में गहन रुचि थी। वर्ष 1822 में मीर जी मक्का आए और यहीं पर इनकी मुलाकात हुई बरेली के इस्लाम सेवक व क्रांतिकारी सैयद अहमद से। सैयद अहमद की बातों ने मीर जी के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और मक्का से वापस आते ही उन्होंने 24 परगना व नाडिया के मुस्लिमों को एकत्र करना शुरू कर दिया। मीर जी ने लोगों से यह गुजारिश की थी कि वो धर्म की अच्छी नीतियों को माने और उसी के आदर्शों का पालन करें। उनकी ये गतिविधियां वहां के जमींदारों पर नागवार गुजर रही थीं, लेकिन मीर जी भी कहां मानने वाले थे। उन्होंने अपने कार्य जारी रखे और इसी बीच उनकी पहली जंग जमींदार कृष्णदेव राय से हुई। कृष्णदेव राय से इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बेवजह लगाए जाने वाले गैर कानूनी लगानों का विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसा सिर्फ एक जमींदार के साथ नहीं, बल्कि कई जमींदारों के साथ हुआ। ब्रिटिश हुकूमत को कड़ी चुनौती देने के बाद मीर जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वसूले जाने वाले गैर कानूनी करों के खिलाफ सरकार से शिकायत भी की, लेकिन परिणाम शून्य रहा। अक्टूबर 1831 में मीर जी ने नरकेल बारिया में बांस की मदद से एक मजबूत किला तैयार किया और वहां लोगों को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ लोगों की ये सेना 5000 से भी ज्यादा की फौज में तब्दील हो गई। सभी ने मीर जी को अपना राजा घोषित किया और सभी से अपील की कि वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शुरू की गई जंग में उनका साथ दें। मीर जी ने उन लोगों से कर वसूलना शुरू किया जो देश में अंग्रेजी धर्म व भाषा को जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश सैनिकों ने कई बार टीटू पर हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। बहुत बार ब्रिटिशों को जवाब देने के बावजूद मीर जी की सेना आधुनिक हथियारों की कमी से चिंतित थी और फिर यही कमी आगे चलकर उनके लिए परेशानी का सबब भी बनी। 14 नवंबर वर्ष 1831 में ब्रिटिश सैनिकों ने बंदूकों के जरिए उनके बांस के किले पर हमला बोल दिया। मीर सेना ने लंबे समय तक इनका जवाब अपने देसी हथियारों से दिया, लेकिन अब वो हथियार इन बंदूकों का सामना नहीं कर सकते थे। 19 नवंबर वर्ष 1831 को लड़ते लड़ते अंत में ब्रिटिश सेना की जीत हुई। टीटू मीर बहुत से दूसरे सैनिकों के साथ जंगे आजादी में शहीद हो गए और बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। टीटू मीर को मिली ये शहादत जाया नहीं गई और ब्रिटिश हुकूमत को आने वाली पीढ़ियों ने देश से निकालकर ही चैन लिया। आज की आजादी ऐसी ही लाखों शहादतों का परिणाम है, जिसे सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। देश आज भी ऐसे जांबाज शहीदों का शुक्रगुजार है और हम सब उन्हें तहे दिल से सलाम करते हैं। वैसे विज्ञान भी कितना मजेदार विषय होता है ना? हमारे शरीर के कौन से हिस्से में क्या चल रहा है और कैसे उसकी प्रक्रिया प्रभावित होती है, ये सब जानना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो लोग किसी मास्टरमाइंड से कम नहीं हैं जो इन गुत्थियों का पता लगाकर चिकित्सा क्षेत्र को लगातार समृद्ध बनाते रहे हैं। बात यदि शरीर की सबसे जटिल संरचना की करें तो वो है हमारा दिमाग, जहां की क्रियाएं न्यूरॉन्स की मदद से संचालित होती हैं, जिन्हें समझना एक बड़ी चुनौती है। और अब हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने इस क्षेत्र में न सिर्फ महारत हासिल की, बल्कि दूसरों को भी दिमाग और शरीर के तालमेल से रूबरू करवाया। उनकी इस खोज के सम्मान में इन्हें विज्ञान के प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं आज ही के दिन वर्ष 1903 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जन्मे सर जॉन क्रू एकेल्स की। 12 वर्ष तक इनके गुरु इनके माता पिता ही रहे और उसके बाद शिक्षा इन्होंने वॉर्नमबुल हाई स्कूल से पूरी की। आज इस स्कूल के एक साइंस विंग का नाम एकेल्स के नाम पर ही रखा गया है। बचपन से ही वो दिमाग और शरीर के बारे में जानने के इच्छुक रहते थे और शायद यही वजह रही कि एकेल्स ने अपने करियर के लिए न्यूरो साइंस को चुना। जिस वक्त एकेल्स मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान भी जो कारण दिमाग और शरीर के तालमेल के लिए दिए जाते थे
वो उनसे संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते रहते ताकि कुछ नया और सही पता चल सके। बस फिर क्या था, उन्होंने वर्ष 1929 में अपनी पीएचडी पूरी की और लग गए अपने शोध को पूरा करने में। लेकिन वर्ष 1937 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण एकल्स को कुछ समय के लिए मिलिट्री रिसर्च से जुड़ना पड़ा। युद्ध खत्म हुआ और इन्हें न्यूजीलैंड के ओटागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1950 से एकल्स ने अपने सहयोगियों एंड्रयू हक्सले और एलन लॉयड हॉजकिंस के साथ मिलकर दिमाग की गतिविधियों को जानना शुरू कर दिया। इस दौरान इन्होंने तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में सिनेप्सिस पर स्टडी करने के लिए एक मॉडल विकसित किया। सिनेप्सिस दिमाग में मौजूद एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिक व केमिकल सिग्नल्स भेजने के लिए परमिट करता है। अपने मॉडल में उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन व मोटर न्यूरॉन्स के रूप में दो तरह के न्यूरॉन्स को शामिल किया। जैसे ही एकल्स ने सेंसरी न्यूरॉन्स में करंट को पास कराया, उन्होंने देखा कि मोटर न्यूरॉन्स स्मॉल एक्सिटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल पैदा कर रहे हैं। कई बार इस तरह के प्रयोगों को उलट पलट कर पूरा करने के बाद उन्होंने बहुत से निष्कर्ष निकाले। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर कई लोग साथ थे, लेकिन फिर भी एकल्स इसके मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर जाने जाते हैं। इस प्रयोग के पहले तक उनका मानना था कि सिनेप्टिकल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल चेंजेस की वजह से होता है, ना कि केमिकल की वजह से। लेकिन शोध के बाद ये साबित हुआ कि वो गलत थे और ये पता चला कि सिनेप्टिकल ट्रांसमिशन केमिकल भी होता है, क्योंकि इस दौरान एसिटाइल कोलिन नाम का रसायन न्यूरोट्रांसमीटर की भूमिका निभाता है। न्यूरोफिजियोलॉजी में अपने इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें बहुत से पुरस्कारों व सम्मानों से नवाजा गया। वर्ष 1958 में इन्हें नाइट बैचलर नियुक्त किया गया, जबकि वर्ष 1963 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया। इसी वर्ष सर जॉन क्रू एकल्स को उनके दो साथियों के साथ चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। एकल्स उस वक्त बायोमेडिकल क्षेत्र में हो रहे कार्यों से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इसे सुधारने का प्रयास किया और आखिर में स्विट्जरलैंड आकर माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम्स पर लिखना शुरू कर दिया। वर्ष 1990 में विज्ञान में इनके महत्वपूर्ण योगदानों को सम्मानित करते हुए इन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया। ताउम्र दिमाग जैसी जटिल संरचना की गुत्थियां सुलझाने वाले इस महान वैज्ञानिक ने वर्ष 1997 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे विरासत के रूप में बहुत से नए रास्ते छोड़ गए, जिन पर आज भी शोध जारी है। आज समस्त विज्ञान जगत सर जॉन क्रू एकल्स के कार्यों का शुक्रगुजार है और इसीलिए उनकी जयंती पर उन्हें याद करते हुए नतमस्तक है। अब अपने दोस्त यानी कि संदीप भट्ट को दीजिए आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,